जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 6, 5 यानी कि क्लास 7 का 1 से 6 लेसन तक हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इसमें 7वां लेसन जानेंगे जो कि है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आइए जानते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादकों की गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, बता रहा है कि हम लोगों ने 2 लेसन में जो जाना था नए राज्यों और साम्राज्य के बारे में, फिर मुगल साम्राज्य, फिर दिल्ली सल्तनत, ये सारे चीज़ों को जाना। और यहाँ पे अलग अलग राजा आए और मध्यकाल के बीच कई सारे फेरबदल हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, इस तरह से बहुत सारे बदलाव हुए। इसी बीच कहा जा सकता है कि जब हम लोगों ने अध्याय 6 पढ़ा था नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, जिसमें एक से एक कलाकार हुए थे जो लकड़ियों पर, कपड़ों आदि पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बना लेते थे, एकदम कला में निपुण थे। तो ऐसा बता रहा है कि मध्यकाल में इस तरह की कला काफी फली फूली थी और इसी वजह से बता रहा है कि उत्पादक क्षेत्र भी बढ़ा था, मतलब उत्पादन इन सारी चीजों को, जिसके वजह से विदेशी लोग यहाँ पे आए थे। अब ये बता रहा है इसी वजह से कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी बहुत हद पे हुआ। राजनीतिक कह सकते हैं, बहुत सारे राजतंत्र आए। मध्यकाल में ब्रिटिश आया, उससे पहले मुगल साम्राज्य थे, उससे पहले दिल्ली के सुल्तान थे, फिर यहाँ के जो कह सकते हैं पुराने शासक थे वो सारे थे। तो इस तरह से राजनीतिक में, सामाजिक में, समाज में भी कई तरह के धर्म वगैरह आए। धर्म आया तो इसके साथ जब व्यापार करने आते थे तो अलग अलग गतिविधियां भी होने लगी। मतलब इस प्रकार से सामाजिक समाज में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और आर्थिक परिवर्तन, क्योंकि कला में जब निपुण हुए तो ये सब काफी मात्रा में उत्पादन करने लगे, जो बाहरी विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जिस कारण आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ। अब इसके बाद बता रहा है कि यहां देख सकते हैं चित्र 1, जनजातीय नृत्य संताल चित्र खर्रा, यानी एक जनजातीय चित्र है। जो जंगलों में रहते थे उन लोगों को जनजातीय कहा जाता था। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसी का यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इन लोग कैसे नाचता था, गाता था। देखिए, ऊपर नाच रहा है, नीचे वाले में एक साथ मिलके, जैसे हम कह सकते हैं कि नर और मादा दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री। फिर नीचे ढोल वगैरह बजा रहे हैं, वीणा वगैरह नीचे बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके से इन लोग नृत्य वगैरह करता था, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, मतलब बड़े शहर काफी मॉडर्न थे, लेकिन उससे हट के अगर हम देखें कि जनजातीय समाज उस समय कैसा था, जो जंगलों आदि में रहते थे, एक अपना समूह बना के चलते थे, इस तरह के लोगों को जनजातीय कहते थे, जो पुरानी रीति रिवाजों को अपनाते थे। उस समय में भी शहर जो कि एक समृद्ध था, लेकिन ये जनजातीय समुदाय अलग था। उन समाज के बारे में यहाँ बता रहा है। इसी में एक बता रहा है, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उप महाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। अभी हमने जनजातीय के बारे में बताया। देखिए, यहाँ फिर से बता रहा है कि जनजातीय लोग उन लोगों को कहा जाता था जो ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानते थे। मतलब ब्राह्मण जैसे सामाजिक नियम बनाते थे, कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ, ये सारे काम ये जनजातीय लोग नहीं करते थे। और साथ ही ये असमान वर्गों में विभाजित भी नहीं थे उस समय, जैसे आज कई जातियां बटी हुई, ये उस समय बटे हुए नहीं थे। ये एक साथ मिलके केवल रहना, खाना, खेती करना, यही सब जानते थे। बस इन्हीं सब चीजों को, ऐसे लोगों को ही जनजातीय कहा जाता था। प्रत्येक जनजातीय के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातीय खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। आगे बता रहा है कि जो जनजातीय होते थे ये किसी न किसी नातेदारी के बंधन से हर एक दूसरे से जुड़ा होता था। मतलब अपने ही संबंध में इन लोग शादी विवाह करता था, एक दूसरे से सब रिश्ते में रहते थे। इन लोगों का कोई अलग से कोई रिश्तेदारी नहीं होता था। इस तरह की जनजातियां होती थी, अपने यहाँ इन लोग शादी विवाह करता था। और साथ में इन लोग का जो जीविकोपार्जन, मतलब जिंदा रहने के लिए काम धंधा करता था, वो खेती था। और साथ ही कुछ दूसरे जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। मतलब बता रहा है कि जो कुछ जनजातीय थे वो खेती करते थे और जो कुछ जनजाति थे वो शिकारी थे, यानी जानवरों का शिकार करके अपना साथ में पशु को पालते थे या इसी तरह से अपना जीविका चलाते थे, अपना रहने खाने का नियम चलाते थे। आगे बता रहा है, प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे।
कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश के बारे में जान लेते हैं। खानाबदोश उन लोगों को बोला जाता है जो एक साथ रहते हैं, लेकिन वे पूरे विश्व में कह सकते हैं कि पूरे महाद्वीप में आज यहाँ कल वहाँ घूमते रहते हैं पूरे परिवार के साथ। इसमें काफ़ी लोग होते हैं, करीब 1000-15,000 लोग, 10,000 लोग कह सकते हैं, इस तरह होते हैं। इनके पास काफ़ी जानवर वगैरह होता है। ये घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवन निर्वाह करते हैं। इन लोगों को खानाबदोश बोला जाता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। आगे बता रहा है कि कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब ये अपने लिए खुद से नियम बनाते थे कि कैसे हमको जीना खाना रहना है, और ये अपने परिवारों में इसका बंटवारा भी करते थे। और इन लोगों का मुख्य पेशा था भूमि वगैरह पे और चारगाहों पे नियंत्रण रखते थे। चारगाहों मतलब अपने जानवरों को, जो अपने साथ इतने बड़ी मात्रा में जानवरों को रखते थे, उसी से ये जीते खाते थे। मतलब गाय के दूध से वगैरह वगैरह। फिर उन लोगों का जो बैल वगैरह रखते थे, उससे उन लोग बोझा वगैरह ढुला कर कुछ अपना कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारता था। तो ये सारे थे। पहले हम लोगों ने जनजातियों के बारे में जाना जो कि एक जगह पे स्थिर रहते थे, वो किसी नियम पालन नहीं करते थे, लेकिन अपना नियम बनाते थे, उन लोग रहते थे। और ठीक इसी प्रकार खानाबदोश भी इन लोग घूम घूम के रहता था और अपना नियम इन लोग खुद बनाता था। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं जनजातियां खानाबदोश कुछ मायनों में समान थे और कुछ मायनों में असमान भी थे। अब आगे जानेंगे। इस उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा संस्कृति का मतलब कह सकते हैं जो इनका पुराना रीति रिवाज था, पहनावा था, बोलचाल की भाषा था, ये सारा बचाए रखा। मतलब जो इनके पास युद्ध करने आता था उनसे ये शक्तिशाली नहीं भी होते थे तो अपनी आबरू को बचाए रखते थे, अपना संस्कृति कह सकते हैं बचाए रहते थे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। बता रहा है कि ये जो जनजातीय समाज होते थे और ये समाज, ये आपस में जाति आधारित तो थे ही, मतलब कह सकते हैं कि विविधता था, लेकिन कुछ जरूरतों की वजह से एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। जैसे इसका कुछ सामान वो प्रयोग में लाता था और इसका उन लोगों का सामान इन लोग प्रयोग में लाते थे। इस तरह एक दूसरे से इन लोग निर्भर भी रहते थे, जिस कारण इन लोगों का संबंध धीरे धीरे सुधरा भी था। आगे आता है, अब हम लोग फिर से जानेंगे जनजातीय लोग कौन थे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियां दी हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। मतलब बता रहा है कि इसके बारे में जो इतिहासकार थे कोई खास जानकारियां नहीं जुटा पाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन इन लोगों के बारे में लिखित के रूप में भी कहा जाए तो कोई जानकारियां नहीं मिलती। कुछ कुछ बातें जानकारी लिखित के रूप में मिलती है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। मतलब रीति रिवाज जो उनके बाप दादा पूर्वज जो चलाते आए थे, वो पहनावा, रहन सहन, बोलचाल, धर्म, परंपरा, ये सारे चीजों को इन लोग अभी भी चला रहा था। खेती बाड़ी का तरीका, ये सारे चीजों को, ये मौखिक रूप से परंपराओं को ये निभाते आ रहे थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मतलब जैसे देखिए आज आपके पिताजी या आपके दादाजी ने जैसे सारे काम क्रिया किए थे, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पहनावा रखते हैं, वैसे ही वो सारा चीज आपको भी मिल जाता है और वही परंपरा आप भी निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय इनकी नई पीढ़ी भी इसी तरह अपनाती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब बता रहा है कि आज के समय में जो इतिहासकार हैं, ये जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इनके वाचिक परंपराओं, मतलब जो परंपरा इन लोग निभा रहा है उसी पर इन लोग टिप्पणियां देते हैं। देखिए ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था जनजातियों के बारे में और खानाबदोश के बारे में, उसके बारे में एक प्रश्न ऊपर आ रहा है कि उप महाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताइए जहां जनजातीय लोग रहते होंगे। हम उप महाद्वीप के बारे में एक बार आपको फिर से बता देते हैं। वैसा क्षेत्र जो समुद्र से चारों ओर घिरा हो, उसके बीच के जगह को उप महाद्वीप कहते हैं। और इस प्रकार से अभी जो हमारा महाद्वीप है, उप महाद्वीप के जैसा ही महाद्वीप जो है वो हमारा एशिया है। एशिया महादेश में अभी कई सारे देश हैं, लेकिन ये उस समय एक ही में आता था। हालांकि अलग अलग जगह के साम्राज्य, राजा अलग होते थे, लेकिन ये पूरा महाद्वीप में लोग घूमते फिरते थे। इस तरह का उस समय प्रावधान नहीं था, उस समय बॉर्डर नहीं होता था। हालांकि साम्राज्य की वजह से झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन ये सारे लोग फ्रीली होते थे, घूमते थे इधर उधर। आगे हम जानते हैं हम लोग जनजातीय लोगों के बारे में फिर से कि जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों के बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर,
जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरगुन, देखिए बता रहा है कि जो जनजातीय लोग थे वो भारत के लगभग लगभग हर एक क्षेत्र में पाया जाता था। कहीं ना कहीं जंगल हर जगह, भारत के अधिकतर हिस्सों में आज भी जंगल है, तो उस समय तो और ज़्यादा जंगल होगा, मध्यकाल के समय की बात कर रहे हैं, तो हर जगह जनजातीय लोग पाए जाते थे और इनका अपने अपने इलाके में अपना अपना प्रभाव होता था, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। जहाँ के जनजाति शक्तिशाली होते थे उन लोगों बड़ा इलाका पर नियंत्रण करता था, जहाँ कमज़ोर होते थे वो कम करते थे। इसी तरह का एक जनजाति का नाम बता रहा है खोखर जनजाति, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब राज्य में था और ये बहुत प्रभावशाली था। यहाँ के जो मुखिया थे कमाल खान गफ्फार, उनको बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। मनसबदार के बारे में भी हमने मुगल साम्राज्य में पढ़ा था कि वैसे जो जब मुगल साम्राज्य अपना हर क्षेत्र में नींव रखने लगा था तो उसने कुछ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया था, जैसे वहीं के लोकल लोगों को, इसमें हमने भारतीय, ईरानियों, तुगलक सारे लोगों के बारे में बताया था, इन सारे को करता था, तो उसी में मनसबदारी प्रथा थी। और मनसबदार में एक यही कह सकते हैं जनजातीय में जो कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अब आगे बता रहा है कि मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। मतलब लंघा और अरगुन के बारे में बता रहा है कि इन लोगों का जो प्रभुत्व था अत्यंत विस्तृत, बहुत बड़े क्षेत्र पे था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच, मतलब उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में कह सकते हैं भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे एक शक्तिशाली जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। देखिए यहाँ कुल एक शब्द है, इसका मतलब जान लीजिए। परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मतलब बता रहा है कि उस समय जो एक ही परिवार, जैसे आज आप हैं, आपके पिताजी, उनके दादाजी, इस तरह से अगर हम 10-12 पीढ़ी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक कुल है और हर इंसान का एक कुल होता है। कुछ लोग अपने कुल से हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं उसी को कुल खानदान हम लोग अपने घरेलू भाषा में बोलते हैं, कुल खानदान। लेकिन जनजातीय लोगों के बारे में हम लोगों ने एक बात और भी पढ़ा था कि ये अपने ही जनजातीय श्रेणी में जो होते थे इसी से शादियां करते थे, विवाह करते थे और एक ही साथ रहते थे। मतलब इनका हम कह सकते हैं कि नाते रिश्तेदारी व्यवस्था, जो संबंधी भी होते थे, कुल होता है जो आपके पिता साइड का रिश्ता होता है, संबंधी जो होते हैं जो आपकी माँ साइड का रिश्ता होता है। तो रिश्तेदारी वगैरह जो संबंधी रिश्तेदारी होता था वो सारे इन लोगों के एक ही साथ चलते थे, इसी पर आधारित था। अब फिर से हम लोग कुल से हट के इधर आ जाते हैं कि जो पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी पर भाग पर ही नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों को पूरी तरह प्रभुत्व था। मतलब यहाँ पे बता रहा है कुछ जनजातियों के बारे में बताया, जैसे बलोच जो था वो उत्तर पश्चिम की और हिस्सा पे रहता था। इसी में गडेरियों की जनजाति थी, जो गडेरिया वगैरह भैंस जो जानवरों को चराता था उन लोगों को गडेरिया कहा जाता था। उन्हीं लोगों में कुछ और जनजातियां थी जैसे नागा, अहोम और कई और भी जनजातियां थी जिन लोगों का उत्तर पूर्वी भाग पे कब्जा था। उत्तर पश्चिमी में उधर बलोच थे और उत्तर पूर्वी में नागा, अहोम आदि जनजातियां थे जो कि उस समय अपना शासन प्रभुत्व में लाए हुए थे, अपना शासन कायम किए हुए थे, सत्ता में थे और पावरफुल शक्तिशाली थे। आगे बता रहा है कि मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मतलब ये बता रहा है कि 12वीं सदी तक ही चेर चोल पांडे के बारे में हमने दिल्ली के सल्तनत में पढ़ा था कि उसी समय सरदार शाहियों का भी उदय हो चुका था। मतलब कई सारे सरदार हो रहे थे बिहार और झारखंड में। ये सब बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पे हमला किया। ये जो चेर लोग होते थे झारखंड और बिहार के, उन लोगों पे बादशाह अकबर का एक सेनापति जो सेना का हेड होता है उसका नाम मान सिंह था। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पे हमला किया। हमने बताया था कि बहुत सारे मुगल साम्राज्य में जो सिंह जी थे, यानी हम कह सकते कि जो राजपूत घराने से आते थे, वे सारे लोग उस समय राजा अकबर के महफिल में ही सारे लोग वहाँ पे उनको अपना अधिकार सौंप दिया था और उसी के बड़े बड़े पदों पे आसीन हो गए थे। उसी में मान सिंह भी एक जो थे जो 1591 में चेर लोगों पे यानी झारखंड बिहार के सरदारों के ऊपर हमला किए हुए थे और उन्हें परास्त किया। उनसे लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। मतलब केवल सामान लूट कर वो भगोड़े के जैसा भाग गए अकबर के जो ये मान सिंह थे। लेकिन
आगे बता रहा है कि औरंगजेब के समय में मुगल सेना ने चेर, उससे पहले यहाँ देखिए मानचित्र 1 में बता रहा है, जो हम लोगों ने ऊपर ही जाना था कि प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र, ये जो ऊपर आपको मानचित्र 1 में दिख रहा है, ये सब उस समय के प्रमुख जनजातियां थे। जहाँ जहाँ है वहाँ हर जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे बेराद, कोरगा, बदगास, चेतर, मारतवार, कोयास, खोंड, गोंडवाना, गौड़, बेगस, उरोन, चेर, मुंडा, ये सभी जनजातीय वर्ग थे जो पूरे भारत के अलग अलग कोनों में ये अपना साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य आया तो इसको अपने अधीन ले लिया। इन लोग सब बहुत सारे इसमें से उन पे उनकी अधीनस्थता को ये स्वीकार भी कर लिया था। अब आगे जानेंगे कि औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पे कब्जा किया और इस जनजाति में अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। अद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। बता रहा है कि जो उस समय मुगल साम्राज्य थी, इन सरदारों के जो चेल साम्राज्य के थे, उन लोगों के कई किलों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था मुगल साम्राज्य ने, और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ यानी गुलाम भी बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी महत्वपूर्ण जनजाति जो थे वो मुंडा और संथाल थे। मतलब इन लोगों का भी जो जाति था, जनजातियां भी बाद में जातियों में बट गई थी, जिसमें दो तरह की जातियों के बारे में बता रहा है कि मुंडा और संथाल जनजातियों को मुगल साम्राज्य ने उस समय अपने गुलाम बना लिया था, अधीन कर लिया था। अद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, मतलब झारखंड बिहार के साथ ये उड़ीसा और बंगाल में भी बसे हुए थे। आगे बता रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली, बेरात तक कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे, मतलब जनजातियों का ही एक स्तर बता रहा है कोली, जो कि गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मरवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। मतलब ये सभी जनजातियों के बारे में बता रहा है। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के लिए कोई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग जैसे बड़ी तादाद में फैले हुए थे। मतलब बता रहा है कि उस समय झारखंड बिहार में जो सरदार शाही थे, चेल साम्राज्य वो था। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली वगैरह थे। बाकी यहाँ बता रहा है कि दक्षिण वगैरह में कोरगा वगैरह थे, दक्षिण जैसे आंध्र प्रदेश से सारे क्षेत्रों में। तो हर जगह लगभग उस समय कह सकते हैं जनजातियों का ही साम्राज्य था। लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य का आया तो उस सारे अधीनस्थ हो गए, सारे उन लोगों के अधिकार में आ गए थे। आगे बता रहे देखिए ऊपर आपको एक चित्र दिख रहा होगा कि रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। जो भील होते थे वो जनजातियों का ही एक समूह होता था, जनजातियों का ही कह सकते हैं जात होता था, जो उस समय शिकारी होते थे और ये शिकार कर रहे हैं हिरनों आदि का। नीचे आपको नीचे एक चित्र दिख रहा है, यह चित्र 3 है। चित्र 3 में आप देख सकते हैं कि ये घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं जो घूमते रहते थे। व्यापारी लोग खाना बदोश की तरह ही होते थे, लेकिन ये बिजनेस करने के, आज भी व्यापारी लोग बिजनेस करने के लिए इधर उधर यहाँ खरीदता है वहाँ बेचता है। उसी तरह के ये कुछ व्यापारी हैं जो श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। मतलब ये बाहरी दुनिया से यहाँ आते थे या यहाँ से जाते थे। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारियां उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। हम बंजारे बदले बोल सकते हैं, बंजारे भी उन्हीं लोगों को बोला जाता है। खाना बदोश जैसे होते थे बंजारे, उन लोगों को कहा जाता था जो अपने पास काफी बड़ी मात्रा में जानवरों आदि को रखते थे, जैसे बैल वगैरह, और उससे सामान ढोकर स्थानीय बाजारों में पहुंचाते थे। उन लोगों को बंजारे कहा जाता था। उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। देखिए उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक शुरू होता है फिर से जो बंजारे के बारे में, कि खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। अभी हमने खाना बदोश के बारे में ऊपर पढ़ा और घुमंतु जो घूमते रहते थे इसी लोगों के बारे में। जनजातीय लोग तो एक जगह निवास करते थे। अब हम लोग जानेंगे इसमें खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहारी गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, यानी खरीदते बेचते थे। विनिमय करने का मतलब होता है कि ये जो खाना बदोश लोग होते थे ये दूध वगैरह पे डिपेंडेंट रहते थे। इनका जीविका का यही साधन था कि उनसे दूध, घी आदि बेचते थे। साथ ही कपड़े आदि, जो जानवरों से ऊन वगैरह निकलता था, इन सारे चीज़ों को बेचते थे और उससे अपने जीविका चलाते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों को खरीद फरोख्त करते थे, मतलब उसको खरीदते थे या बेचते थे। जैसे यहाँ कोई चीज़ सस्ता मिल रहा है तो उससे वैसे जगह पर यहाँ से खरीद कर ले जाते थे और दूसरे जगह पर जहाँ महंगा मिल रहा हो वहाँ जाकर बेचते थे और पुनः
वहां से कोई सस्ता सामान उठाते थे और फिर दूसरे जगह पर जाकर महंगे में बेचते थे। इस प्रकार से भी जीविका का साधन चलाते थे। इन लोगों को खानाबदोश, बंजारा या व्यापारी भी कहा जाने लगा था। यही बंजारे बाद में व्यापारी का काम भी करने लगे थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। टारवा मतलब हम कह सकते हैं जो उन लोग इतने बड़े झुंड में चलता था, इतने बड़े समूह में जानवरों और आदमियों के साथ, उसे कारवां कहा जाता था। और उस कारवे को उस समय उन लोग अपने भाषा में टांडा कहता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 3 में जाने थे, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। मतलब नगर में अगर कोई सामान पहुंचाना होता था तो वो इन्हीं बंजारों का मदद लेके बाजारों तक अनाज की ढुलाई करवाते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। मतलब बता रहा है कि उस समय सैन्य अभियान जब होता था, जहां सेना को रखा जाता था, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए जो भोजन वगैरह होता था, इन्हीं बंजारों के द्वारा 1 लाख बैल तक से ढुलाया जाता था। मतलब अगर बड़ा बड़ा सेना का अभियान चल रहा हो तो वहां 1 लाख बैल तक लगभग बंजारों के पास जो होता था, बड़े बड़े बंजारे जो होते थे, उन लोग अपना उसी बैलों के वजह से माल को वहां तक ढोके रह जाता था, उन लोगों के खाने पीने का सामान। यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा पर रहते। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते जिन्होंने उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। मतलब जैसे आज प्रकार हम कह सकते हैं कि आज जैसे खिलौने वाला, मिठाई वाला एक बार आता है, फिर कुछ सालों के बाद आ जाता है, या कुछ महीनों के बाद आइसक्रीम वाला आता है, तो उसी तरह उस समय खानाबदोश लोग होते थे कि ये घूमते घूमते अपना जीविकोपार्जन भी करते थे और साथ में जीना खाना भी चलता रहता था इन लोगों का, और एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करते रहते थे। इस प्रकार से खानाबदोश और भ्रमणशील समूह एक ही तरह के कैटेगरी के लोगों को बोल सकते हैं। आगे यहाँ देखिए बंजारे के बारे में बता रहे हैं, एक बंजारे के बारे में कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। एक अंग्रेज व्यापारी था जो बिजनेस करने आता था, उसी में उसका नाम था पीटर मंडी ने बंजारे का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, यानी उसी को अभी हमने कारवां के बारे में बताया था कि बहुत बड़ा होता है, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। मतलब जो गेहूं और चावल सारे जानवरों के ऊपर लादा हुआ था। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। मतलब एक टांडा हम कह सकते हैं कि उसमें कई सारे परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, मतलब व्यापार वगैरह करते हैं। अनाज यहाँ सस्ता उपलब्ध है, वहां से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वहां महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद देते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान से उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। मतलब उस समय जंगली क्षेत्र होता था तो काफी सारा जमीन भी होता था, तो इन जानवरों को खुला चरने छोड़ दिया जाता। बाद में फिर इन्हें बांधकर फिर इसमें सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जनजातीय लोग एक जगह निश्चित थे, लेकिन जो खानाबदोश, घुमंतू, बंजारे आदि थे, ये सब केवल इन लोगों के पास अपना जानवर वगैरह होता था और इन्हीं जानवरों से अपने जीविकोपार्जन चलाते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और इसी तरह से इन लोगों का जीवन चलता था। यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है कि पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीके से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। देखिए आज भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता है। हर उन जगहों पे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों आदि का प्रयोग किया जाता है, कई सारे ऑनलाइन चीज़ें आ गए हैं। तो इस तरह से आज हम कह सकते हैं कि बहुत मायनों में भिन्न भिन्न है। और समानता ये है कि सामान आज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आज भी कुछ घुमंतू लोग होते हैं, लेकिन उन लोग केवल अभी जानवरों का शिकार ही करता है, जैसे चिड़िया वगैरह मारने आप लोग के घर के आस इधर कभी कभी आता होगा। इन्हीं लोगों को घुमंतू या बंजारे कहा जाता था। उन्हीं लोगों की ये प्रजातियां होती थी। आगे देखिए चित्र 4, ये कांस से मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। ये कोंड जनजातियों का एक टाइप था। कोंड उन लोगों द्वारा बना हुआ एक कांस से का मगरमच्छ है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, कांस से। हमने इससे पीछे अध्याय में जाना था जब नगर व्यापारी और शिल्पी जन पढ़ रहा था, तो उसमें कि कांस जो होता था वो टीने से आदि से बनाया जाता था, 2 धातुएं होते थे। तो इसी से बना हुआ ये मगरमच्छ है, इसके बारे में बता रहा है।
कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां होती थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। मतलब बता रहा है कि उस समय मवेशी और घोड़े वगैरह जो पशुचारी होते थे, जनजातियां, ये सारे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती थी। साथ में फेरी वाले, जैसे अभी भी आता है बहुत सस्ते सस्ते चीज़ों को लेकर बेचने वाला, हर एक माल वाला जिसको भी हम लोग बोलते हैं, ये सारे जब आते थे तो ये एक गांव से दूसरे गांव में घूम घूम कर आज भी बेचते हैं, उस समय भी बेचते थे। साथ ही रस्सी वगैरह, फूस की चटाई, मतलब उस समय आधुनिक जमाना तो था नहीं, तो काफ़ी सरल टेक्नोलॉजी से ही था और उसी का लोग प्रयोग करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग आज भी भिक्षा मांगने के लिए आते थे, उस समय भिक्षुक लोग भी आते थे और ये भिक्षुक लोग कभी कभी सौदागरों का काम करते थे, कुछ खरीद बेच का भी काम करते थे। उसके बाद नर्तकों, गायकों जो नाचना जानते थे, गाना जानते थे, ये सब भी अपना कला का प्रदर्शन एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर करते थे। साधु लोग प्रवचन देने आते थे, इस तरह से अपने कला का करते थे और जीविकोपार्जन करते थे। मतलब इसमें मुख्य रूप से कह रहा है कि जो ये सारे सब घुमंतु होते थे, लेकिन इन लोगों का एक निश्चित स्थान भी होता था जहाँ ये रहते थे। उस जैसा नहीं कि बंजारे जैसा नहीं थे, ये थोड़ा उससे भिन्न थे। घुमंतु तो ये भी थे, लेकिन ये दिन भर के बाद शाम को अपने घरों को लौट जाते थे। आगे बता रहा है, बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। ऐसे समाज जिसमें नई नई जातियां आ गई थी और श्रेणियां आ गई थी। हम लोगों ने इससे पीछे जाना था कि जब मध्यकाल था, उससे पहले लोग केवल 4 वर्णों में ही थे, पंडित, ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल, जिनको पंडितों को कहा जाता था, ब्राह्मण, क्षुद्र, और उसके बाद क्षुद्र होते जो छोटे जाति के होते थे, और वैश्य होते थे जो उससे भी छोटे जाति के होते थे। साथ ही क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे। ये 4 ही उस समय वर्ण थे, लेकिन आगे चलकर इन वर्णों में जो व्यापारी दर्जे के होते थे, कई सारे बदलाव हैं, कई सारी जातियों में बट गए। यहाँ पे हम लोग जानेंगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, मतलब अर्थव्यवस्था सुधरा और समाज की जरूरत बढ़ते गई, लोग सुख सुविधा की चीज़ें अपनाने लगा, तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। हम लोगों ने कलात्मक बारे में पीछे भी पढ़ा था कि बहुत सारे कला में लोग निपुण हो गए थे, जैसे लकड़ी पे कलाकारी, दीवारों पे, मंदिरों में, मूर्तियों में, कपड़ों, हर चीज़ पे कलाकारी होने लगा था, तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ी हुई थी। और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। मतलब जो वर्ण थे, 4 प्रकार के वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन चारों वर्णों में कई सारी जातियां बनने लगी। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आए। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों के जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लुहार, बढ़ी और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। मतलब ब्राह्मणों ने इन लोगों को भी जाति के रूप में बांट दिया। जैसे कह सकते हैं जो सोना का काम करता हो उसे सुनार बोल दिया गया, जो लोहे आदि से काम करता हो उसे लोहार, जो लकड़ी में कलाकृति जानता हो बढ़ी, जो राजमिस्त्री जो इसी से फर्नीचर वगैरह का काम करता हो, ये ईंटें वगैरह जोड़ता हो, उन लोगों को राजमिस्त्री बोल दिया गया, को भी ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था दे दी। आगे बता रहा है कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। पहले वर्णों के आधार पर समाज बटा हुआ था, अब जातियों के आधार पर समाज बनने लगा। इस प्रकार से काफी सारा, मतलब हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था भी इसी समय आई थी और इसका श्रेय कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को ही जाता है। इन्होंने ही ऐसा बांटा था। ऐसा करके जाति व्यवस्था में और भी भिन्नताएं आई। पहले तो धार्मिक स्तर पर भिन्नता आई थी, हम लोगों ने पीछे राज्य साम्राज्य में जाना था। अब हम लोग पढ़ेंगे जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उईकोंडन उदयआर के 12वीं शताब्दी के अभिलेखों में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। हम लोगों ने इसके बारे में पीछे भी जाना था, आपको ध्यान में होगा कि ब्राह्मण आपस में अभिलेखों में एक सभा करते थे, जिसके बारे में अध्याय 2 में जाना था। आप अध्याय 2 का देख सकते हैं जाकर, उसमें आपको मिल जाएगा। ये ब्राह्मणों का जो सभा होता था उसमें विचार विमर्श किया जाता था। वे रथाकरो का मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, जो उस समय घोड़े हाथी सब ही रथ वगैरह चलते थे, तो रथ बनाते थे, उन लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति का कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। मतलब इन सारे चीजों को रथाकरों को ही दिया गया। रथाकर जाति होते थे, उन लोगों को राजा के लिए और मंदिर मूर्तियों के लिए, घोड़ा, रथों, इन सारे चीजों का उन लोगों को काम दिया गया ताकि ये कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। ऐसा पंडितों ने किया था।
आगे बता रहा है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। मतलब बता रहा है कि 11वीं-12वीं शताब्दी यानी मध्य युग का पहला काल, उस काल में कई सारे क्षत्रिय कुल से जो आते थे उन सारे ने राजपूत गोत्र अपने में आप में चला लिया, और जो कुछ और भी थे जैसे हून, चंदेल, चालुक, ये सब भी दूसरे वंश से आते थे, लेकिन इन लोगों ने भी अपने आप को राजपूत मान लिया और इस तरह से अपने शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया, जिसमें अपने संपदा का भी कह सकते हैं जो वहां पे रहता है प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त है उन संपदाओं का प्रयोग किया अपने शक्तिशाली बनने में। आगे बता रहे हैं शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के कारण उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, मतलब उसको लोगों ने माना। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। मतलब ब्राह्मणों के समर्थन से ब्राह्मणों का समर्थन मिला और ये कई जनजातियां जाति व्यवस्था में ढल गई, जाति व्यवस्था को मानने लगी, हिस्सा बन गए। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। मतलब जो मुख्य लोग थे जनजातीय परिवार में वही सब शासक वर्ग में शामिल हो पाया। जो दुर्बल था, असहाय था, वो सब शासक वर्ग नहीं बन पाया, राजा नहीं बन पाया। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों से में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। मतलब बता रहा है कि जो उत्तर पश्चिमी भाग था, यानी आज का पाकिस्तान कह सकते हैं, सिंध, उधर ये सारे जो भाग थे ये सब पहले ही इस्लाम धर्म, क्योंकि 6ठी शताब्दी में इस्लाम धर्म आ गया था। और शुरुआत समय में कह सकते हैं कि भारत का पूरा महादेश जो था, पूरा एशिया महाद्वीप, ये सब जनजातियों पर ही निर्भर करता था। तो ये जो जनजातियां थी जो कुछ समय तक इस्लाम धर्म जहां पे नहीं पनपा था उन जगहों पे अभी ये जाति व्यवस्था बन गया। लेकिन जो पहले से मुसलमान धर्म अपना लिए थे उन धर्मों में तो जाति व्यवस्था ना के बराबर होती है। तो यही बता रहा है कि उत्तर पश्चिमी सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बाबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। मतलब जाति व्यवस्था को नहीं अपनाया, सनातनी धर्म भी नहीं अपनाया। आगे बताया कि राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्सों के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित है। यहाँ 2 उदाहरण दे रहा है जनजातीय लोगों के बारे में जिससे राज्यों की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ ऊपर एक चित्र 5 दिख रहा है, गौंड महिला। गौंड भी एक प्रकार का जनजाति था, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले यहाँ जान लीजिए कि स्थानांतरीय कृषि के बारे में यहाँ कुछ बता रहा है। उससे देखिए गौंड लोग गोंडवान नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। मतलब विशाल जंगल में, वन प्रदेश मतलब होता है जंगल में। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरीय का मतलब समझ लीजिए ऐसे कृषि को कहते हैं कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसी की राख में, मतलब जो उसको जला दिया जाता है तो उससे जो राख बनता है उस पर फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, मतलब उस पर फसल बोया जाता है, 2 साल 1 साल खेती होता है, और जब वहां पे उपज बढ़िया नहीं होता है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह फसल उगाई जाती है। मतलब पहले के समय में खेतों की मात्रा बहुत अधिक होती थी, आज के जैसा था नहीं। और उस समय खाद वगैरह भी नहीं होता था, कह सकते हैं। आज जैसे हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है अधिक कम खेत में अधिक मात्रा में फसल उगाने के लिए, तो वो तो उस समय सुविधा नहीं था, खाद की भी मात्रा नहीं होती थी। तो इसलिए लोग पहले मनमाना जंगल होता था तो उन जंगलों को काट कर साफ करते थे, उसी को जलाते थे और उसी राख पर फसल बोते थे। और उन फसलों को बोने के बाद फिर जब वहाँ पे फसल बढ़िया नहीं उपजने लगता था तो फिर बगल के जगहों को काटते थे, वहाँ के जंगलों को, और वहाँ पे फसल बोते थे। इसी को स्थानांतरीय कृषि कहा गया। तो गोंडवान नामक महिला इसी तरह की, गोंडवान नामक जो प्रदेश था इसी तरह की कृषि करता था। मतलब इसका मतलब बता रहा है कि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते। अभी हमने बताया विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबर नामे में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गौंड राज्य से 70,000 गांव थे। मतलब बता रहा है मुगल साम्राज्य का पहला काल, जिस समय दिल्ली के सुल्तान जो लोग थे 12वीं सदी के पहले, उन लोगों का ताकत घट रहा था, तो उस समय ये शक्तिशाली बन रहे थे और ये सरदार भी। लेकिन बाद में जब अकबर का शासनकाल आया तो उसमें उसी पे एक लिखा हुआ है कि उस समय गौंड राज्य में 70,000 गाँव थे। मतलब ये जो गौंड जनजाति थी इसके अंतर्गत जो ये साम्राज्य चला रहे थे उसके अंदर 70,000 गाँवों पर इनका अधिकार था। ये बहुत बड़ा जगह होता है। आगे बता रहा है कि इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे।
मतलब जैसे आज हम लोग कह सकते हैं कि राज्य जिले में बटे होते हैं, उस समय राज्य गढ़ में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। मतलब हर गढ़ कह सकते हैं, जैसे अभी जिला है, जिला को हर ब्लॉक में या कह सकते हैं कि पंचायत में बांटा जाता है, तो उसी तरह उस समय भी हर गढ़ को किसी गौंड कुल के नियंत्रण में था। जो गौंड जाति का था, उन्हीं के कुल खानदान के लोग उस समय उसको मैनेज करते थे। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनाते थे। मतलब इस प्रकार से बता रहा है, ऐसे समझ सकते हैं कि अभी सबसे छोटे स्तर पे गांव हो, परिवार से गांव बनता है। गांव से हम कह सकते हैं पंचायत, कुछ 5 गांवों को मिलाकर पंचायत, 5-7 गांव के जो होते हैं उसे पंचायत बनता है। पंचायत से हम कह सकते हैं अनुमंडल बनता है, अनुमंडल से हम कह सकते हैं जिला बनता है, और जिला से राज्य बनता है, और राज्य के बाद देश बनता है। इसी तरह उस समय भी इसी तरह का बांटा हुआ था, जिसमें सबसे पहले जो होता था वो बरहौत होता था, यानी 12-12 गांवों को मिलाकर बरहौत बनता था। और इन 12 गांवों से इस तरह से बना के 84 गांवों से कह सकते हैं 84 बनता था। इन 84 के गौंड कुल के नियंत्रण में रहता था, और हर गौंड से एक गढ़ बनता था, और हर गढ़ को एक राज्य कहा जाता था, और एक राज्य का जो होता था वो कोई गौंड ही वहां का मालिक होता था। इस तरह से 70,000 गांव थे, और उनपे गौंड वासियों का, गौंड जनजातियों का कह सकते हैं शासन संप्रभुता था। अब आगे बता रहा है कि बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। मतलब कि जो गौंड समाज था उसका चरित्र बदल गया था, जिसके कारण उनका जो समाज था वो धीरे धीरे असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, कई भागों में बट गया। उसके बाद बता रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जो ब्राह्मण लोग थे वो उन लोगों से अनुदान में, मतलब एक प्रकार से दान में कह सकते हैं, दान में अभी भी ब्राह्मणों को हम लोग चावल वगैरह देते हैं, उसी तरह उस समय भूमि वगैरह दे दिया जाता था। तो उन्हीं भूमियों से वे काफी प्रभावशाली बन गए, और गौंड सरदारों ने अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। मतलब जो ये जो गौंड सरदार होते थे, ब्राह्मण लोगों ने गौंड राज्यों में अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कठंगा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। मतलब जो गौंड राज्य था उसने गढ़ कठंगा से अपने आप को संग्राम शाह की उपाधि दिलाई, कहा कि हम संग्राम शाह हैं। और उसके बाद उसने पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की, कमान संभाली। उसने समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कठंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उनकी हार हुई, और उसके समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, क्योंकि उनका पुत्र छोटा था। यानी कह सकते हैं कि जो सालबाहन की पुत्री दुर्गावती से जब शादी हुआ तो दलपत जो था वो काफी कम उम्र में ही राजा बना था, लेकिन मर गया। और मरने के बाद उसकी पत्नी जो दुर्गावती थी वो काफी समझदार थी, सुयोग्य थी, शिक्षित थी, जिसके वजह से उसने युद्ध का कमान तो संभाला, लेकिन ये राज्य का कमान तो संभाला, लेकिन काफी समय तक नहीं चला पाई। बाद में मुगल साम्राज्य का जो कह सकते हैं आसिफ खान ने उसका नेतृत्व किया, और उस पर युद्ध करके रानी दुर्गावती को हरा दिया। हारने के बाद उसने अपने आप का जान दे दिया, और उसका बेटा भी इसी युद्ध में खत्म हो गया। जैसा कि यहाँ चित्र 6 में आप देख सकते हैं, एक नक्काशीदार दरवाजा है जो गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। मतलब नक्काशी किया हुआ इस दरवाजे पे, ये गौंड जनजाति के लोग इस तरह से नक्काशी वगैरह करते थे अपने दरवाजे पे, जैसे आज हम लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं अपने। आगे यहाँ मानचित्र 2 में देख सकते हैं, ये गोंडवान है। मतलब गोंडवान का उस समय कितने भागों पर अधिकार था। मांडला, कोलंगा, गोरहा, चौगाट, ये सब जो डैश डैश सीमा दिख रहा है ये सरकार की स्थिति थी, और ये सूबा सीमा था। इस तरह से मानचित्र 2 में आप देख सकते हैं गौंडों का जो साम्राज्य था। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। मतलब जो कटंगा गढ़ था, यानी 84 गांवों से जो मिलकर बनता था गढ़, उन गढ़ों में जो कटंगा समृद्ध राज्य था, उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में बहुत ज्यादा धन कमाया था। जब मुगलों ने गौंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार ली। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया, और शेष वीर नारायण के चाचा
चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। मतलब बुंदेल और मराठे जब आए तो इनके संघर्ष असफल हो गए और ये पूरी तरीके से खत्म हो गए। यहाँ चर्चा करने बोल रहा है कि मुगल लोग गौंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। मतलब मुगल रोज हम कह सकते हैं कि वे पूरे महादेश में ही कब्जा करना चाहते थे, अपना शक्तिशाली प्रभुत्व सब पे जमाना चाहते थे, या फिर कह सकते हैं कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई कारण हो सकते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से दो कारण ही थे कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सब पे अपना शक्तिशाली कर सकते हैं, और शुरुआती समय में उन लोग तो यहाँ पे धन वगैरह के लिए आया था। तो गौंड प्रदेश में हाथियों के बेचने पर काफी बड़ी मात्रा में इन लोगों के पास सोने वगैरह के सिक्के थे, हाथियां थे, इसलिए शायद इन लोगों ने कब्जा किया होगा मुगल साम्राज्य ने। आगे बता रहा है यहोम। अब हम लोग यहोम के बारे में जानेंगे। गौंड के बाद अब है यहोम। यहोम लोग मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयां, जिसको भूस्वामी बोला जाता है, लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटिया 1527 और कोच हजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष से पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। मतलब बता रहा है कि यहोम भी एक जनजाति था जो म्यांमार का था, और 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी लोग उस समय नदियों के किनारे बसते थे। घाटी उस जगह को कहते हैं नदी के अपोजिट साइड वाले भाग पे, तो वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी पे इन लोग बसे हुए थे। इन लोगों को भूस्वामी भी कहा जाता था, जमीन के मालिक होते थे। इन लोग बहुत जगह पे कब्जा किया था, जैसे चुटिया 1527 में, कोच हाजो 1581 में। 1530 तक इन लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा राज्य भी बनाया, और 1660 ईस्वी तक इन लोग आग्नेय अस्त्रों, यानी आग से भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र को बनाना सीख लिया था, जैसे गोला बारूद हम कह सकते हैं। उसके बाद वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए। मतलब अहोम एक प्रकार से कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र बनाने में भी काफी माहिर थे। लेकिन यहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, यानी हार गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार मतलब वहां कह सकते हैं कि राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ऐसे लोग भी होते थे जिन लोगों को जबरन राज्य सरकारें काम में लाती थी कि नहीं काम करना है, तो उसी तरह को लोगों को पाइक कहा जाता था। यहोम राज्य में एक जनगणना की गई कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी उस तरह के लोगों को जिसको मजबूरी में जाकर काम करना है, काम करना चाहे या नहीं, लेकिन उसको जाना पड़ता था। ऐसे लोगों को पाइक कहा जाता था, और इस तरह से प्रत्येक गांव के लोगों को एक बार बारी आता था और जाके काम करना होता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को निर्धारित किया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो ज्यादा जहां आबादी थे उन लोगों को उन गांवों में भेज दिया गया जहां के कम आबादी थे। जैसा कि यहाँ आप मानचित्र 3 में देख सकते हैं, पूर्वी भारत की जनजातियां, ये अहोम लोगों के बारे में दिया हुआ है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरफ जो यहाँ अहोम दिख रहा है बीच बीच में, ये सारे यहीं के थे, पूर्वी भारत की जनजातियां थी। यानी उधर हम लोगों ने उत्तरी दक्षिणी हर जगह जनजातियां ही थी, उन लोगों के बारे में जाना था। इस प्रकार स्थानांतरित किया हुआ अहोम कुल टूट गया। मतलब जो कम जनजाति से ज्यादा जिधर होते थे उन लोगों को कम में भेज दिया जाता था, कम लोग जहां काम रहते थे उस गांव में भेज दिया जाता था, जिस कारण अहोम लोग पूरा तरह से टूट गए थे। 17वीं सदी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। मतलब एक जगह एकदम निपट गया था, इन लोग केंद्रीकृत हो गया था, मुगल साम्राज्य में निपट गया था, ऐसा कह सकते हैं। 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वह बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। यहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। बता रहा है कि जो वयस्क पुरुष होते थे, जो बड़े बड़े जवान होते थे, जैसे आज के समय में लोग काम धंधे पे जाते हैं, उस समय दिन भर के आधा हिस्से में, मतलब 12 बजे के पहले वे सेना में ये काम करते थे, और उसके बाद 12 बजे के बाद सिंचाई व्यवस्था, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट रहते थे, जिसके लिए वे सिंचाई व्यवस्था जैसे कि कई कार्यों में जुड़े रहते थे, आगे बांध वगैरह बनाते थे। इस सारी बातें बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था। मतलब कई कुल उसमें थे समाज में, जिन्हें खेल कहा जाता था, जिसे आज हम लोग कुल कहते हैं। अभी हम कुल के बारे में बताए थे कि एक ही पीढ़ी के बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाए तो वो एक ही कुल के लोग कहलाएंगे। वहाँ
दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए यहोम क्षेत्र में दस्तकर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में, मतलब वही एक कुल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय के सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब जब तक समुदाय पूरा नहीं बोले, एक प्रकार से कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था था कि राजा भी उसको अपने मर्जी के बगैर राजा भी वहां का जमीन नहीं ले सकता था। ऐसा स्थिति बना हुआ था। मतलब इन लोगों का दबदबा बढ़िया था यहोमों का। शुरुआत में यहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों में प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जो 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन यहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब जो यहोम के लोग थे वे अपने जनजातीय देवी देवताओं को आज भी पूजा कर रहे थे। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य क्रम का प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले यहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। यहोम असमिया का ही, आज जो असम है वहीं की जनजातियां हम कह सकते हैं कि वहीं के लोग थे। यहोम जनजाति जो थी, ऊपर आपको जो चित्र 7 में दिख रहा है, ये कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर के लोग पहनते हैं। असम के बगल में एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, वहाँ के लोग कानों में आज भी ये आभूषण पहनते हैं। जैसे आज के समय में औरतें हमारे यहाँ पायल वगैरह पहनती है, उसी तरह उस समय वहाँ के लोग कानों में इस तरह के कबोई पहनते हैं। ये नागा जनजाति के लोग पहनते हैं। आज भी ये नागा जनजाति वर्चस्व में है। यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछ रहा है कि आपके विचार में मुगलों ने यहोम प्रदेशों को क्यों जीतने का प्रयास किया होगा। तो यहाँ पे भी कई सारे कारण थे। यहोमों के पास भी कह सकते हैं कि जनजातियाँ बहुत सारी थी। ये सारे लोग काम पे लाए जा सकते थे, जैसे वहाँ हाथी वगैरह ले सकता था। साथ ही सोने के सिक्के आदि जैसे गोंड जनजातियों से लिया था और अपना साम्राज्य को विकास किया था। लेकिन यहाँ जो यहोम थे, इन लोगों से यहाँ के लोगों को जबरदस्ती काम करवाया था, जबरन श्रम किया जाता था, इसलिए यहाँ पे जीता और अपने साम्राज्य का विकास किया। और हमने पहले भी कराया था कि उन लोगों ने पूरे महाद्वीप पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा था, इसलिए शायद ऐसा किया होगा। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष बता रहा है, मतलब इस अध्याय में हम लोगों ने जो जो जाना उसके बारे में बता रहा है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग में के दौरान उप महाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। मतलब सामाजिक स्तर पे कह सकते हैं काफ़ी जैसे जातियों जाति व्यवस्था इसी समय बनी थी। धर्म व्यवस्था कह सकते हैं कि धर्म व्यवस्था में भी पंडितों का जो हिंदू धर्म था काफ़ी मात्रा में यहाँ पे प्रचलित हुआ। इससे पहले जनजाति लोग अपना अपना इष्ट देव देवताओं को, जंगली देव देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन धर्म का भी कह सकते हैं हिंदू धर्म का इधर विकास हुआ। उधर जो था पश्चिम साइड पाकिस्तान का जो आज का हिस्सा है सिंध वगैरह, उधर इस्लाम धर्म का तो वर्चस्व चल रहा था, जिसके कारण लोग जाति व्यवस्था नहीं अपनाया। आगे बता रहा है कि वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई, मतलब जीने खाने के लिए बहुत सारा माध्यम अपनाया, जो हम लोगों ने पूरे अध्याय में जाना। आगे बता रहा है कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी की, मतलब राज्य का भी अपना साम्राज्य बढ़ाया, जो उसी में कुछ कुछ जनजातियां थी। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए हैं। उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। इस प्रकार हम लोगों ने ये अध्याय समाप्त किया। अब यहाँ थोड़ा सा मंगोल के बारे में दे रहा है कि आपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। मंगोलिया एक देश है। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। मंगोल लोग ही सबसे शुरुआत में जनजाति ऐसा था जो शिकार करता था और उसको जमा करके यानी संग्रह भी करता था। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों स्टेपी, मध्य एशिया में घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के 1227 में जब वो मरा था तो वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। हम ऐसा भी यहाँ भी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने जाना था कि ये मंगोल वही थे जो मुगल साम्राज्य के यानी अकबर ये सब के हम कह सकते हैं कि उनके माता साइड के रिश्ते में जो
बाबर जो था उसके माता के साइड के रिश्ते में मंगोल ही थे और माता के वंश के थे। इस प्रकार से हम लोगों ने मुगल साम्राज्य में मंगोल के बारे में जाना था। अब देखिए यहाँ एक कल्पना करने बोल रहा है, सोचने बोल रहा है कि आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से कह सकते कि जलवायु के स्तर पर रहन सहन खान पान में बदलाव पड़ेगा, साथ ही और भी बहुत तरह के बदलाव पड़ेंगे। आप इसमें सोचकर कुछ बता सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आइए एक बार फिर से ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या जाने। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज के बारे में जाना कि बड़े शहर से कैसे जनजातीय समाज अलग थे, मतलब ये जंगलों में रहते खाते थे, अपना करते थे, किसी धर्म जाति वगैरह को नहीं मानते थे, पंडितों से दूर थे। उसके बाद जनजातीय लोग कौन थे इसके बारे में जाना। साथ ही जाना ये जनजातीय एक ही जगह पे स्थिर रहकर अपना खान पान करते थे, शिकार करते थे, पशुपालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद हम लोगों ने खानाबदोश और घुमंतू लोगों के बारे में जाना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर व्यापार वगैरह करते थे, साथ ही जानवरों वगैरह को रखते थे, जिसके कारण ये जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीविका चलाते थे और व्यवसाय वगैरह भी करते थे। उसके बाद हम लोग बदलता समाज में नई जातियों और श्रेणियों के बारे में सीखा। जो पूर्व प्राचीन काल में हम कह सकते हैं जो वर्ण थे, जो जातियां थी वो 4 थे, अब उसी को यहाँ पे कई जातियों में बांट दिया गया काम के अनुसार से। जो सोनार था, लोहार था, इन सारे चीज़ों के बारे में जाना। ये सारे हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में ये जातियाँ बटी जो जिस हिसाब से काम करता था। लेकिन साथ ही इसमें कह रहा है कि जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी आज का जो पाकिस्तान है उस तरफ के पहले ही इस्लाम धर्म का हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने जातियों को बांटना मतलब कह सकते हैं कि इनकार कर दिया, एक तरफ से कह सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने गौंड जनजाति के बारे में जाना जो काफ़ी शक्तिशाली थे। इन लोग जैसे आज हम लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं उसी तरह से कई 70,000 80,000 गाँवों को इस तरह से साम्राज्य चला रहा था इन लोग, और इतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा कह सकते हैं कि अपना शक्तिशाली प्रभुत्व कायम किए हुए था। उसमें बाद में मुगल साम्राज्य ने इन लोगों पे अधिकार कर लिया और यहाँ पे हाथी वगैरह का जो दांत वगैरह होते थे इन लोगों से और हाथियों वगैरह पे कब्जा कर लिया। साथ ही बहुमूल्य सोने चांदी के सिक्के वगैरह यहाँ से ले गए बहुत बड़े मात्रा में। गौंड राज्य में हम लोगों ने महोबा के चंदेल राजपूत के बारे में भी जाना जो दलपत उसका बेटा था और फिर उसकी मृत्यु हो जाती तो रानी दुर्गावती के बारे में जाना। दुर्गावती भी युद्ध में मारी जाती है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोगों ने अहोम जाति के बारे में जाना। जो अहोम जनजातियाँ थी उसे लगातार हम कह सकते हैं कि जबरन काम करवाया जाता था और इसलिए शायद मुगल साम्राज्य ने इसे अपने कब्जे में लिया था ताकि इनसे जबरन काम करवा सके और अपना स्थायित्व कर सके, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सके। साथ ही जाना कि ये जो अहोम लोग होते थे वो असम वगैरह के क्षेत्र में आज भी कुछ जनजातियां निवास कर रही है। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर समझ में आई और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगले इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारियाँ मिलते रही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।